हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी महतो हाउस चैनल। सो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, घर मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं या फिर जो है खेती उती करने के लिए ज़मीन खरीदते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन खरीदते हैं या फिर जो है गोदाम वोदाम बनाने के ज़मीन खरीदते हैं या दुकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं, तो आप लोग को जो है ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग को कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं 8 ऐसा स्टेप आप लोग को बताना चाहता हूं आज इस ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को, ताकि आगे चल के आप लोग को कोई भी दिक्कत होने वाली चीज़ें नहीं है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो 8 स्टेप, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आगे चल के जो है आपको कोई तकलीफ़ होने वाला चीज़ें नहीं है। तो दोस्तों, ये सब जो है क्या क्या है, ये 8 स्टेप क्या है, ये 8 स्टेप क्या क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको रजिस्ट्री कराएंगे और किस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ के बारे में आज मैं आप लोग को यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। और अगर आप लोग को जो है इस चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहेगा, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को इसी प्रकार करके आप लोग को और भी वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब तक आपके पास सभी दस्तावेज नहीं होंगे तब तक घर खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। ठीक, ऐसे आप घर के कानूनन मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये क्या होता है स्टैम्प ड्यूटी, है ना। स्टैम्प ड्यूटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी ये होता है किसी भी लेन देन पर लगाए जाने वाला टैक्स है ये, और जो है किसके जरिए लोग कोई अधिकार या दायित्व बनने या ख़त्म करते हैं। बिक्रीनामा, गिफ्ट डीड, बंटवारानामा, कन्वेंस डीड, पावर ऑफ अटर्नी और लीज डीड, ये दस्तावेज हैं जिन पर स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के तहत स्टैम्प ड्यूटी से काफ़ी पैसा आता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्टैम्प ड्यूटी आती है, और जो है ये प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने के वक्त खरीदार को स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस राज्य सरकार को चुकाने पड़ते हैं, है ना। क्योंकि ये राज्य का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्यों में इसकी दरें अलग अलग भी होता है, और जो है कई राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कुल लेन देन के मूल्य के प्रतिशत के तौर पर चुकानी होती है। शहर इलाकों के लिए राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ती है, और साथ ही परिवार की संपत्तियों में महिलाओं के मालिकाना हक को बढ़ावा देने के लिए महिला पर खरीदारों को कुछ हिस्सा छूट भी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों, दस्तावेज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि स्टैम्प ड्यूटी चुकाने के बाद दस्तावेज़ों का इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत कराया जाना जरूरी होता है। जिस इलाके में प्रॉपर्टी है, इसके न्यायिक क्षेत्र में आने वाले सब रजिस्ट्रार दफ्तर में ये प्रक्रिया पूरी होती है। दस्तावेज़ों के पंजीकरण का बुनियादी मकसद डॉक्यूमेंट्स को अमल में लाना होता है। ज़्यादातर राज्यों में रजिस्ट्रेशन फीस स्टैम्प ड्यूटी की 1% होती है। ठीक है, पर जब तक सरकारी रिकॉर्ड में डीड खरीदार के नाम नहीं लिखी जाती है, तब तक वह घर का आधिकारिक मालिक नहीं माना जाता है। रजिस्ट्रेशन की एक असली कॉपी रजिस्ट्रार के पास रहती है, जिसे किसी विवाद के वक्त रेफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला स्टेप इसका क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला स्टेप होता है, पहला कदम इलाके का सर्किल रेट्स के आधार पर अपनी संपत्ति के मूल्य का आकलन करना होता है। ठीक है, आप पहले जो है आप अपना इलाके का सर्किल रेट के आधार पर अपनी संपत्ति का मूल्य को आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है जब अब वास्तविक मूल्य के साथ सर्किल रेट्स की तुलना करनी होगी। स्टैम्प ड्यूटी चुकाने के लिए वास्तविक मूल्य और सर्किल रेट्स जो ज़्यादा होगी वह लागू होती है। ठीक है,
तो दोस्तों तीसरा नंबर में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन के बाद आए मूल्य के, जैसे आप जो है रेट निकालेंगे, है ना, स्टैम्प ड्यूटी का रेट निकालेंगे, उसके बाद जब कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन के बाद आए जिस मूल्य आपको निकलता है उस मूल्य को गैर न्यायिक दस्तावेज आपको खरीदने होंगे। ठीक है, गैर न्यायिक दस्तावेज मतलब वही जो स्टाम्प ड्यूटी जो है, स्टाम्प पेपर जो बोला जाता है, उसी को आपको खरीदना होगा। तो दोस्तों चौथा कदम क्या होता है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। स्टाम्प पेपर आप खुद जाकर या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, है ना। आप जो है लाइसेंस प्राप्त वेंडरों के दस्तावेज और www.schilestamp.com से आपको ई स्टैम्प भी यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि पहले जो है क्या होता है कि वो पेपर मिलता था, स्टाम्प गैर न्यायिक दस्तावेज मिलता था, लेकिन जो है अब जो है ई स्टाम्प मिलता है। इससे क्या होता है, ई स्टाम्प में आपको और आसान हो जाता है, ज़्यादा आपको गैर न्यायिक दस्तावेज खरीदने की ज़रूरत नहीं होता है। पहले गैर न्यायिक दस्तावेज खरीदे थे, उसमें क्या होता था, रजिस्ट्री जब कराते थे उस समय बहुत मोटा हो जाता था, लेकिन आजकल जो है एक ही पन्ना में, ई स्टाम्प से एक ही पन्ने में ही आपको जो है मिल जाएगा, सारे जितने का भी स्टाम्प रहेगा वो सारी चीज़ें हो जाता है। और जो है आपका रजिस्ट्री कॉपी जो है कम वजन का हो जाता है, यानी कि कम पेज में आपको तैयार हो जाता है। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के जरिए या अगर चुका दी गई है तो उसका सबूत जमा कराना होगा। दोस्तों पांचवा कदम, जब आपको स्टाम्प पेपर पर डीड तैयार करनी होगी, विषय वस्तु लेन देन की प्रकृति के मुताबिक बदलती है। ठीक है, जो बिक्री, लीज, गिरवी या पावर ऑफ अटर्नी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं, छठा कदम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब लेन देन करने वाली प्रॉपर्टी, ठीक, को डीड रजिस्टर करने के लिए दो गवाहों को लेकर सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाना होता है। जब भी लेन देन होता है उस समय जो है दो गवाह जरूरी होता है मेरे दोस्तों, है ना। एक तो क्रेता होता है, दूसरा विक्रेता होता है ना। दो व्यक्ति में लेन देन होता है, उसके साथ में आपको दो गवाह भी बहुत ज़रूरी होता है। उनको दफ्तर में यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको लेके जाना होगा और वहाँ पर उन लोग का भी गवाह में जो है साइन इन कराना बहुत ज़रूरी होता है, जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं। ठीक है, उसके पास अब उनका भी फ़ोटो होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें जो है आपका सेल डीड में भी लगेगा। ठीक है, जो लोग जो आपका गवाह रहेंगे उनका भी उस रजिस्ट्री में जो है और कॉपी जो है लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सातवां क्या है, सातवां के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। सातवां कदम ये है कि बिक्रीनामा रजिस्टर होने के बाद, ठीक है, बिक्रीनामा रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद आपको एक रसीद मिलता है। ठीक है, 2 से 7 दिनों के बाद दोबारा सब रजिस्ट्रार दफ्तर जाकर आप बिक्रीनामा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है उस 7वां कदम। उसके बाद 8वां कदम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, असली बिक्रीनामा रजिस्टर होने के बाद आप रजिस्ट्री की डिटेल्स और रजिस्ट्रार दफ्तर की तारीख से उसे वेरीफाई भी करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही जो है आपका 8 कदम हुआ। तो 8वां टिप्स के वजह इसी सारी चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए और इसी स्टेप के माध्यम से जो है आपका रजिस्ट्री होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को जो ये वीडियो आप लोग को जो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप जो है एक लाइक कीजिएगा सर। और जो है दोस्तों अगर कुछ भी सवाल जवाब पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी दोस्तों को भी जो है शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि उन्हें भी कुछ उनको फ़ायदा हो सके। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जो है मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को इसी प्रकार का भी आप लोग को और भी वीडियो देखने को मिलेगा, तो और जानकारी मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।